आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, विश्व का मानचित्र। तो जहां आपको आज भारत दिखता है या जहां आपको आज ऑस्ट्रेलिया दिखता है, क्या ये हमेशा से यही विद्यमान थे? क्या जो महासागरों और महाद्वीपों का वितरण आप देखते हो वो हमेशा से ऐसा ही था? तो जवाब होगा इसका नहीं। वो हमेशा से इस तरीके से नहीं थे, बल्कि समय के साथ इन्होंने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। तो यही आज की हमारी थ्योरी है। इससे संबंधित महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित जो एक थ्योरी आई थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महासागरीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि सबसे प्रमुख इसमें नाम आता है अल्फ्रेड वैगनर का। एक जर्मनी विद्वान थे जिन्होंने 1912 में ये थ्योरी दी थी। उनके अनुसार ये जितने भी महाद्वीप हैं, पहले ये अलग अलग ना होके एक साथ जुड़े हुए थे, सभी एक साथ थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम को दिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। यानी कि आप ये जो देख रहे हैं ये पहले अलग अलग नहीं थे, ठीक है, ये एक ही थे, पूरे सातों के सातों महाद्वीप एक ही थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। और ये जो महासागर था पैंजिया को चारों तरफ से घेरे हुए, यह जिस महासागर से पैंजिया चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसे उन्होंने पैंथलासा कहा। क्या कहा? पैंथलासा। तो यही जो पैंजिया था, आगे चलकर जो इसमें परिवर्तन हुआ, उसी कारण आज जो हम ये महाद्वीपों का वितरण देखते हैं वो आज ऐसा हो पाया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो आज हम देखते हैं महाद्वीपों का वितरण, जो जिस जगह है, शायद आने वाले समय में वो भी वहां ना हो, यानी कि उसमें भी परिवर्तन होगा। तो चलिए हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की ये थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि बता दी है। तो अल्फ्रेड वैगनर, जो कि जर्मनी के जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञ थे, ने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत 1912 में दिया था। उनके अनुसार महाद्वीप स्थिर नहीं रहते, बल्कि उनमें विस्थापन होता रहता है। वैगनर के अनुसार एक समय पर सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन जुड़े हुए महाद्वीपों को वैगनर ने पैंजिया कहा। इस पैंजिया पर छोटे छोटे आंतरिक सागर भी थे, और पैंजिया जो था वो चारों ओर से एक विशाल सागर से घिरा हुआ था, जिसे पैंथलासा कहा। तो पैंजिया का एक भाग था लॉरेशिया, अंगारा लैंड, जिसमें आपका मैं बाद में बताऊंगा, और एक दूसरा भाग था दक्षिणी भाग, जिसे था का नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये पैंजिया पहले दो भागों में विभक्त हुआ। एक तो लॉरेशिया या अंगारा लैंड, जिसमें से तीन महाद्वीप बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। दूसरा इसका भाग जो था दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, उसमें से चार महाद्वीप बने। कौन कौन से? दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका। ठीक है, तो वैगनर ने महाद्वीप विस्थापन के बारे में दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहली परिकल्पना यह थी कि यदि महाद्वीप एक जगह पर स्थिर रहे, यानी कि जहां आज भारत है वो शुरू से यहीं पे था, तो ये शायद संभव हो कि जलवायु कटिबंध जो है ना, इन्होंने अपने स्थान बदले होंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अध्ययन से पता लगा था कि भारत का जो दक्षिणी भाग है उष्णकटिबंधीय इलाका है, वहां पर जो आपका ग्लेशियर वाले स्थान होते हैं ना, वहां का एक निक्षेपण होता है ग्लेशियर वाले स्थानों का, टिलाइट, वो पाए गए। तो दक्षिणी भाग में भारत के में बर्फ के आपको निक्षेपण पाना, डेपोजिशन पाना तो मुमकिन नहीं है। तो शायद कभी यहाँ जलवायु ऐसी रही हो। तो ये पहली परिकल्पना थी कि अगर महाद्वीप स्थिर है तो जरूर जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, जलवायु कटिबंधों में। लेकिन इस बात में इतना कोई दम नहीं लगा। तो उनकी दूसरी परिकल्पना यह थी कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर थे, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर थे तो महाद्वीप में विस्थापन हुआ है। और वैगनर को पूर्ण विश्वास था कि महाद्वीपों का ही विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक थ्योरी दे दी, उन्होंने इसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी जुटाए। क्या क्या? वैगनर के अनुसार, या वैगनर क्या, आप खुद भी एक बार मैप में ये खुद देख सकते हैं, ये आपको दिख भी रहा है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकता पाई जाती है। इस महासागर के दोनों किनारों पर आरी को दांत की भांति जोड़ा जा सकता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में जिग सा फिट कहते हैं। ये जो अफ्रीका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, ये इस तरीके से है कि इन्हें आप एक साथ जोड़ दो तो जैसे पजल में हम जोड़ते हैं तो वो एक पूरी आकृति बन जाती है ना, ठीक उसी तरीके से है। तो ये एक जिग सा फिट था। चलो ये तो एक कोइंसिडेंटली हो सकता है कि इनकी आकृति इस तरीके से रही हो कि इन्हें आपस में फिट कर दें तो ये एक जैसे लगेंगे। लेकिन दूसरा, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की चट्टानें यानी अफ्रीका और ब्राजील, संरचना एक ही युग की है। दोनों की संरचना जो चट्टान थी उनकी एक ही युग की पाई गई। ऐसा कैसे? यहाँ आपका अफ्रीका का भी एक ही टाइम पे विकास हुआ और वहां से हजारों किलोमीटर दूर
आपका दक्षिण अमेरिका की चट्टानों में भी बिल्कुल एक समय पे विकास हुआ? ऐसा तो संभव नहीं है। तो इनकी चट्टानों की जो संरचना है उनका समय भी एक ही था। ठीक है, फिर चलो ये भी देखी जाए। फिर तीसरा है, इसमें एक प्रमाण उन्होंने दिया कि दोनों तटों पर पाए जाने वाले जीवाश्म फॉसिल्स होते हैं ना, उनमें भी समानता पाई गई। भाई जो आपके जानवर तैरना तक नहीं जानते, ठीक है, जो नहीं जानते तैरना, सपोज करो हाथी आपका इतना नहीं तैर सकता कि वो 2000 किलोमीटर दूर समुद्र को पार कर कर चला जाए, और वो सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं, है ना। लेकिन उसके अवशेष अगर दक्षिणी अमेरिका में भी मिले तो शायद ये एक बात ऐसी नहीं लगेगी जो जल्दी से हजम हो जाए। तो यही तो है कि ऐसा माना गया, अगर ये अवशेष मिल रहे हैं, उनके जीवाश्म मिल रहे हैं जो सिर्फ तैरना तो जानते नहीं, तो कहीं ना कहीं ये कभी स्थल एक ही रहे होंगे। तो ये भी एक प्रमाण था, और वाकई एक अच्छा प्रमाण दिया। फिर ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत में पाए जाने वाले जीवाश्मों में भी समानता पाई जाती है। ठीक है, फिर अनेक क्षेत्रों के प्राचीन काल की चट्टानों में मौजूद पूरा चुंबक तत्व भी एक जैसे पाए गए, और भी कई ऐसे इन्होंने इस पक्ष में प्रमाण दिए। लेकिन प्रमाण तो इनके ठीक थे, इस सिद्धांत में कमी सिर्फ एक रह गई। ये उस शक्ति के बारे में नहीं बता पाए जिसने इन महाद्वीपों के विस्थापन को प्रेरित किया। अगर ये उसे भी सही से समझा देते तो शायद इनका जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था वो एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत माना जाता हमें ये समझाने के लिए महाद्वीपों का वितरण। तो इन्होंने बताया, इसके लिए उन्होंने दो फोर्स बताई। एक तो पृथ्वी का जो घूम रही है उसके कारण, और दूसरा ये जो ज्वार भाटा होता है ना, ज्वार भाटा होता है, समुद्र का पानी ऊपर नीचे जो चढ़ता है, उस फोर्स को बताया। और कहा कि कई हजार सालों में उसका ये परिणाम था कि ये जो स्थल थे ये अपनी जगह से विस्थापित हो गए। तो यही बस एक इसमें कमी रह जाती है कि इसने ये नहीं बता पाया कि इसका क्या शक्ति रही कि ये अपनी जगह से हटकर परिवर्तित होकर आज जहां हम देखते हैं वहां पर आ गए। तो यहीं पर हम अब सिद्धांत की कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। वैगनर का यह मत कि महाद्वीप यानी कि सियाल, महाद्वीप यानी सियाल, महासागर, सीमा, सियाल और सीमा, इनके जो इनका सिद्धांत था उसमें सियाल और सीमा दो मुख्य शब्द थे। उनके अनुसार महाद्वीप महासागरों पर तैर रहे हैं। लेकिन अब ये सिद्ध होता है कि जो महाद्वीप है वो भी क्रस्ट का भाग है, और महासागरों का जो नीचे का हिस्सा है जो उनकी तली है वो भी क्रस्ट का भाग है, यानी कि दोनों एक ही है ना। तो उन्होंने कहा महाद्वीप महासागर पर तैर रहे हैं, और ये सही नहीं है। और भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से यह पता चलता है कि स्थल मंडल जो है वो दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। वो मेटल है जो आपका अध पिघली अवस्था में रहता है ना, उस पर तैर रहा है। ठीक है, दूसरा, महाद्वीपों के विस्थापन के लिए कितने बल की आवश्यकता है उसकी व्याख्या वैगनर नहीं कर पाए। उनके अनुसार महाद्वीपों का उत्तर की ओर विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होता है तथा पश्चिम की ओर विस्थापन ज्वार भाटा बल के द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि उत्तर की ओर जो इनका विस्थापन हुआ वो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ। ये एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका उत्तर की तरफ गए, तो उन्होंने कहा ये तो आपका हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जो ये दक्षिण में गए महाद्वीप, इसके पीछे बल का बल था ज्वार भाटा। तो ये वाकई ये जो इनका कारण था, इनके पीछे जो मुख्य प्रेरक बल था उसको सिद्ध नहीं कर पाए। बाकी इनका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था एक बाकी एक मतलब क्रांति थी, जिसने ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की और लोगों को विश्वास भी दिलवाया, विशेषज्ञों को, कि महाद्वीप कभी एक ही थे, सारे एक ही मतलब पूरी संरचना थी, जो अब आगे चलकर कर्मिक विकास में अपने अलग अलग हो गए। और इसी को फिर बाद में इसके ही अपरूप, इसी के ही मॉडिफाइड रूप और अन्य सिद्धांत है जिन्होंने आगे हमें समझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, इसके बाद जो सिद्धांत आया था समुद्र नितल प्रसारण, सागर नितल प्रसारण जो था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसमें समुद्र के जो तल होता है उसके फैलने के बारे में बताया, जो कि इससे ही संबंधित था। और उसके बाद जो फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के से और भी मॉडिफाइड रूप आया आपका कौन सा, प्लेट टेक्टोनिक, उसने फिर इस चीज को हमें विस्तार से समझा दिया कि किस तरीके से महाद्वीप समुद्र पर तैर कर ये एक प्लेट है ना, ये पूरी प्लेट है जो अंदर से जो आपकी शक्तियां हैं उनसे प्रेरित होती है, और ये कुछ कुछ इस तरीके से खिसकती है। और फिर प्लेट टेक्टोनिक ने ही आपका पर्वतों के निर्माण की व्याख्या कर दी, घाटी, तो ये सब उसने बता दिया, भूकंपों की, है ना, प्लेट खिसकने से भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी। तो फिर प्लेट टेक्टोनिक को आप कह सकते हो कि इसका, इस थ्योरी का अंतिम जो मॉडिफाइड रूप था, विकास हुआ सबसे अधिक, तो वो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के रूप में हुआ। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपने जान लिया
कि इसमें अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार ये सारे महाद्वीप पहले एक ही थे, जिसे पैंजिया कहते थे, और ये समुद्र जिससे ये घिरा हुआ था उसे पैंथलासा कहते थे। और ये फिर अपने जो कुछ इन्होंने बल बताए, ज्वार-भाटा और गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग होना शुरू हो गए, और आज जहां हम इन्हें देखते हैं वहां पर ये आ गए। और फिर कुछ इन्होंने इसके पक्ष में प्रमाण दिए कि आपका अगर इन दोनों को हम मिला के देखें तो ये फिट हो जाते हैं, जीवाश्म एक जैसे पाए जाते हैं दोनों तटों पे, जबकि जीव के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इतनी दूरी तैर के पार कर ले, वो सिर्फ एक स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं, है ना। और फिर कई चट्टानों की संरचना एक जैसी थी, चट्टानों का काल एक जैसा था, कालक्रम। तो ये कुछ इन्होंने प्रमाण दिए। तो आखिर में हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन अतीत में भी हुआ है तथा ये वर्तमान में भी जारी है ना। परंतु यह विस्थापन उस रूप में तथा उस बल के कारण नहीं हुआ है जिसकी कल्पना वैगनर ने की है। वास्तविकता यह है कि स्थल मंडल अनेक टुकड़ों में बटा हुआ है, जिन्हें है प्लेट कहा जाता है, और ये प्लेट दुर्बलता मंडल पर तैर रहे हैं। महाद्वीप एवं महासागर दोनों ही प्लेट के भाग हैं, अतः महाद्वीप के साथ साथ महासागरों का भी विस्थापन हो रहा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या सागर तल प्रसरण का जो सिद्धांत है, जो कि आपका अमेरिकी विद्वान हेनरी हैंस द्वारा 1960 में प्रतिपादित किया गया था, जिन्होंने बताया था कि जो सागर का तल है उसमें भी प्रसारण हो रहा है और वो भी स्थल मंडल का ही भाग है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझाई थी, जिसमें वैगनर महोदय ने बताया था कि ये जो जितने भी महाद्वीप हैं कभी एक ही भूखंड के भाग थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया था, और ये समय के साथ विस्थापित होकर आज जिस रूप में हमें देखते हैं ऐसा रूप इन्होंने प्राप्त कर लिया। और उनके अनुसार महाद्वीप स्थल खंड है जो कि महासागरों पर तैर रहे हैं, है ना। तो और फिर महाद्वीपों में विस्थापन हुआ। लेकिन हेनरी हैंस महोदय आते हैं और ये हमें बताते हैं कि विस्थापन सिर्फ महाद्वीप में ही नहीं हो रहा है, बल्कि महासागर के तल में भी हो रहा है, महासागरों में भी विस्थापन हो रहा है, समझे। तो ये जो महाद्वीप है और महासागरों का तल है, ये दोनों ही स्थल मंडल के भाग हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये स्थल मंडल के ही भाग हैं, है ना। और स्थल मंडल क्या है? ये आपका क्रस्ट से ऊपरी मेटल का जो हिस्सा है ये पूरा स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर। और इससे नीचे मेटल, ऊपरी मेटल से नीचे का हिस्सा है, इसे दुर्बल मंडल कहते हैं, जिसपे ये स्थल मंडल तैर रहा है। और दुर्बल मंडल से ही ये लावा बाहर निकलता है, जो कि स्थल मंडल से आपका ज्वालामुखी के से लावे के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो दुर्बल मंडल है अर्धपिघली अवस्था में, तो उन्होंने बताया कि स्थल मंडल दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। ये जो आपका मिड अटलांटिक कटक है ना, यानी कि मध्य अटलांटिक कटक जो है, और ये कटक आप कह सकते हो कि ये सागर तल पे एक पर्वत श्रृंखला के रूप में है, जिसमें कुछ दरारें हैं जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ये आपका यहाँ से ज्वालामुखी पाइप के रूप में आपका दुर्बल मंडल से जुड़ा हुआ है, जहाँ से लावा यहाँ बाहर निकलता है कटक से, और यहाँ पर जमता है और नई चट्टानों का निर्माण होता है, और इसके दोनों तरफ की चट्टानें आगे की तरफ खिसक जाती हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें से ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहाँ नई चट्टानों का निर्माण होता है और वो चट्टानें आगे खिसकती जाती हैं। तो इस कटक से आप जितनी दूर जाओगे चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है, यानी कि जितना कटक के पास देखोगे चट्टानों की आयु कम है, नई चट्टानें हैं, और दूर जाने पर चट्टानों की जो आयु है वो बढ़ती जाती है और पुरानी चट्टानें मिलती है। और ये इस तरीके से खिसकते खिसकते आप डायग्राम में देख रहे हो, ये आगे जाते जाते महाद्वीपों के नीचे प्रविष्ट कर जाती हैं, महाद्वीपों के नीचे प्रविष्ट कर जाती हैं, जहां इनका विध्वंस हो जाता है। और विध्वंस होने के बाद ये वापस लावा बनकर इन कटकों के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, है ना। ये महाद्वीपों के नीचे प्रविष्ट करती हैं खिसकने के बाद, और वहां इनका विध्वंस होने के बाद दुर्बल मंडल में पहुंच जाती हैं, जहां ये लावा बनकर वापस यहाँ आपका ये मिड अटलांटिक कटक जो है या महासागरीय कटक जो है इनसे बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से सागर तल का प्रसारण हो रहा है, और ये पूरी प्रक्रिया से एक कन्वेयर बेल्ट सी बन जाती है। तो ये एक बल है, संवहनीय धारा है, जिसके कारण ही ये आपका आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ोगे तो यही एक मुख्य बल है जो आपका प्लेटों को गतिशील बनाती है ना, जो प्लेटों को गतिशील बनाती है। और ये आपका ये महासागरीय तल भी भी प्लेटों के हिस्से हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप और भी बेहतर तरीके से जानोगे, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी 1967 में आई थी, और उसका ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी है ये उसका आधार था। तो इसमें प्लेट के बारे में तो इतना विस्तार से उस समय नहीं था, लेकिन उसने ये बता दिया था कि सागर के तल में भी प्रसारण हो रहा है। और बाद में फिर ये पता चला कि ये इधर का हिस्सा ये आपका अफ्रीकी प्लेट है और इधर ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है,
और ये इस तरीके से आगे की तरफ खिसक रही हैं और महाद्वीपों के नीचे प्रविष्ट करती हैं और वापस आपका विध्वंस होकर लावा के रूप में फिर इन कटकों से बाहर निकल जाती हैं। तो फिर आपका इस तरीके से सागर तल में प्रसारण हो रहा है। और फिर ये कुछ आपका इनके हेनरी हैंस के जो ये सिद्धांत था इसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी थे। क्या प्रमाण थे कि महासागरीय कटक की नवीनता, मध्य महासागरीय कटक में बढ़ती दूरी के साथ चट्टानों की आयु में वृद्धि, कटक में मौजूद चट्टानों की पट्टियों में चुंबक तत्व की दिशा में उत्क्रमण आदि हंस के सिद्धांत का समर्थन, हैरी हैंस के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो आप समझ गए ना कि हेनरी हैंस के अनुसार इस सिद्धांत में पृथ्वी के एस्थेनोस्फीयर दुर्बल यानी दुर्बलता मंडल से लावा सागरीय कटकों के मध्य भाग में आकर ठंडा होकर भूपटल का भाग बन जाता है और लावा से नए भूपटल बनने के कारण पुरानी लावा से बनी चट्टानें दोनों ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण सागर तल का विस्तार होता है एवं महाद्वीपों का विस्थापन भी इसी के कारण होता है। तो ये एक संवहनीय आपका पट्टी होती है, संवहनीय कन्वेयर बेल्ट होती है और यही एक मुख्य बल है प्लेटों को गतिशील बनाने के लिए। तो फिर यही सिद्धांत आगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का एक मुख्य आधार बना। मैंने आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण का जो सिद्धांत है वो भी समझा दिया था। और ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये आप कह सकते हो कि उन्हीं सिद्धांतों की चरम विकास अवस्था है। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादन का जो श्रेय है वो किसी एक भूगोलवेत्ता को नहीं जाता। जैसे हमने कहा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर महोदय का नाम जुड़ा हुआ है, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के लिए हेनरी हैंस का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादन में किसी एक भूगोलवेत्ता को श्रेय नहीं जाता। क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुराचुंबक तत्व अध्ययन एवं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। अगर हम इस सिद्धांत के विकास की बात करें तो 1955 में कनाडा के एक भूवैज्ञानिक थे, कौन? जे टूजो विल्सन। कौन थे? जे टूजो विल्सन ने 1955 में प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो जे टूजो विल्सन ने ही सर्वप्रथम प्लेट के बारे में बताया था। फिर 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पॉर्कर ने पूर्व के सभी उपलब्ध विचारों को, ये जितने भी उनके ये विचार उपलब्ध थे उनके पास, उनको समन्वित करके एक थ्योरी तैयार की जिसे हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या थ्योरी के रूप में जानते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये जो पृथ्वी का संपूर्ण स्थल मंडल है ये कई अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में यानी कि जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की जो लेक्चर था उसमें बताया था कि स्थल मंडल में सिर्फ महाद्वीप नहीं आते बल्कि जो सागर के तल है ना, सागर का तल भी स्थल मंडल का ही भाग है ना। मतलब जो ये ऊपरी मेटल से ऊपर का हिस्सा है ये स्थल मंडल और इससे नीचे जो है ये दुर्बल मंडल। ठीक है, तो ये स्थल मंडल अलग अलग प्लेटों में विभाजित है और ये प्लेट एक दुर्बल मंडल पर तैर रही है जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं और उन पर यह संचलन कर रही है, मतलब गतिमान है। ठीक है, प्लेटों के सीमांत क्षेत्र में वलन एवं घर्षण जैसी क्रियाएं होती हैं। जो प्लेटों के इनके किनारे हैं, ये जितनी भी प्लेट हैं, जितनी प्लेटों में स्थल मंडल विभाजित है उन सभी के किनारों पे बलन और घर्षण, फोल्ड एवं फोल्ड जैसी क्रियाएं होती हैं, है ना, जिन्हें हम विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। और यह सिद्धांत प्लेटों के सीमांत क्षेत्र में होने वाली इन्हीं विवर्तनिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप समझ गए हैं हो ना कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इसमें क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये जो संपूर्ण स्थल मंडल है ये 7 मुख्य या बड़ी प्लेटों में विभाजित है और कई छोटी छोटी प्लेट भी इसमें सम्मिलित है, यानी कि संपूर्ण स्थल मंडल 7 मुख्य तथा कई छोटी प्लेटों में विभाजित है। तो 7 मुख्य प्लेटों के नाम तो आपको जरूर याद होने ही चाहिए। कौन कौन सी 7 मुख्य प्लेट? एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए। यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, एक बार फिर दोहरा दीजिए, बोलिए मेरे साथ। यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट।
तो ये कोई मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है ना याद रखना, एक तरीके से महाद्वीपों के नाम ही है। ठीक है भाई, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप आप जानते हो, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप जानते हो, अंटार्कटिका जानते हो, है ना, अफ्रीकी, और यूरेशिया, यूरोप और एशिया का एक सम्मिलित रूप को यूरेशिया ही कहते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो ये आपके हो गए 7 मुख्य प्लेटें। तो जो अब एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए वो ये है कि इस पूरे स्थल मंडल को हम 7 मुख्य प्लेटों में बांटते हैं, लेकिन हम इन्हें डिवाइड किस आधार पर करते हैं? हमें कैसे पता लगता है कि ये प्लेट यहाँ पर खत्म हो रही है और दूसरी प्लेट यहाँ से शुरू हो रही है? इनके किनारे क्या हैं, या इन प्लेटों का सीमांकन कैसे होता है? ये भी तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए ना आपके दिमाग में, अगर आप वाकई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इन प्लेटों का सीमांकन कैसे होता है? ये जो नवीन बलित पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे हिमालय, अल्पेशियन, ये सब पर्वत श्रेणियां है ना, एंडीज है ना, और ये कटक जो मैंने बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में, सागर नितल प्रसरण की जो थ्योरी थी उसमें जो रिज होते हैं महासागरों के बीच में वो हुए, और ये भ्रंश हुए, तो ये सब ही इन प्लेटों का सीमांकन करते हैं। जहां पर ये पाए जाते हैं, समझो इनके दोनों तरफ अलग अलग प्लेटें हैं। क्या क्या? बलित पर्वत श्रेणियां, कटक और भ्रंश, ये प्लेटों को सीमांकित करते हैं। तो क्या सीमांकित करते हैं प्लेटों को? नवीन बलित पर्वत श्रेणियां, कटक और भ्रंश। अब जो इसमें थ्योरी में मुख्यतः एक बात बताई गई है इसकी, या मुख्य बॉडी आप कह सकते हो, वो ये है कि ये प्लेटें आपस में किस प्रकार संचलन करती हैं, या फिर आप कह सकते हो किस प्रकार के सीमांत बनाती हैं, है ना। तो समझते हैं आगे। इन प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन 3 प्रकार से होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये गतिशील प्लेटों के कारण 3 प्रकार के सीमांत का निर्माण होता है। कौन कौन से सीमांत? अपसारी सीमांत पहला, दूसरा अभिसारी सीमांत, और तीसरा संरक्षक सीमांत या समानांतर सीमांत भी इसे कहते हैं। या फिर आप इसे सीमांत ना कह के संचलन भी कह सकते हैं, अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन और समानांतर या संरक्षक संचलन। ठीक है, इस तरीके की मतलब गतिशीलता है, मूवमेंट, संचलन मूवमेंट होता है ना। अब इन्हें एक एक कर समझते हैं। पहला अपसारी सीमांत, ये क्या होता है? इसमें जो दोनों तरफ की प्लेटों का संचलन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, दूसरी ठीक उसके विपरीत दिशा में। तो ये वाली जो अपसारी संचलन है, ये कहाँ मिलता है देखने को? अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है सागर नितल प्रसरण का, तो इस तरीके का जो हमें संचलन मिलता है, अपसारी सीमांत मिलता है, ये मिलता है मध्य महासागरीय कटकों में। ये जो मिड अटलांटिक रिज था, मध्य अटलांटिक कटक था, तो इसके एक तरफ तो अफ्रीकी महाद्वीप है, महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक रही हैं, जो मैंने आपको पिछली बार डिफाइन भी किया था, क्यों ये खिसक रही हैं एक दूसरे के विपरीत। ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वहाँ नई चट्टानें बनती हैं और पुरानी आगे की तरफ खिसक जाती हैं, बताया था ना। तो ये होता है अपसारी सीमांत, जहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं, संचलन करती है। और ये आपको कहाँ इसका देखने को मिलते हैं? मुख्य उदाहरण महासागरीय कटक में। ठीक है, मध्य महासागरीय कटकों के पास। फिर दूसरा संचलन है आपका अभिसारी या फिर अभिसारी सीमांत। इसमें क्या होता है? इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, ये दिख रहा है ना डायग्राम में, ये एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, और फलस्वरूप क्या होता है? चट्टानों में बलन पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब ऐसे आपस में 2 चीजें टकराएंगी तो उनमें फोल्ड पड़ेगा ना, बलन होगा, और इस बलन से ही मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसका जो एक मुख्य आपका कह सकते हो उपयोग था, इसी ने ये सिद्ध कर दिया था कि ये जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, बलित पर्वतों का निर्माण, वो किस प्रकार हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझाइए और ये किस प्रकार से नवीन बलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो उसमें आप लिखोगे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वो बताता है कि पूरा स्थल मंडल 7 प्लेटों में विभाजित है, जो इस तरीके से संचलन करती है। तो उसमें जो अभिसारी संचलन होता है, या है ना, उसमें 2 प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो उनमें बीच में जो अपसात होते हैं उनमें बलन पड़ता है, जिसके कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। और ये बलित पर्वत कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ये सब है, ये सब बलित पर्वतों के ही उदाहरण है। तो ये किस प्रकार के संचलन से इनका निर्माण हुआ? अभिसारी संचलन, है ना, अभिसारी सीमांत पर हुआ इनका निर्माण। तो जिस जगह पर ये बलन पड़ रहा है उसे तो आप अभिसारी सीमांत कहोगे ना, और संचलन अभिसारी संचलन। ठीक है,
तो आप समझ रहे हैं ना। और अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेहिचक कमेंट कर कर पूछ लेना, मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, ठीक है। तो चट्टानों में बलन पड़ते हैं और मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है ना। तो अभी सारी जो संचलन होता है ये भी 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे? एक इसमें महासागरीय प्लेट हो और दूसरी महाद्वीपीय प्लेट हो। जैसे मैंने 7 मुख्य प्लेटों के जब नाम बताए थे तो उसमें प्रशांत महासागरीय प्लेट भी थी ना, तो वो महासागरीय प्लेट है। और महाद्वीपीय प्लेट तो ये आपकी अफ्रीकी, दक्षिण अमेरिकी है ही। तो जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हो, है ना, तो भी अभिसरण होगा। तो ऐसे में एक उदाहरण है एंडीज पर्वत, वो इसी अभी संचलन का उदाहरण है जिसमें महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसरण हो रहा है। फिर दूसरा इसमें है जब 2 प्लेट महासागर की हो, मतलब इधर से भी महासागरीय प्लेट आ रही हो और उधर से भी महासागरीय प्लेट, दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रही हो, अभिसरण हो रहा हो दोनों का एक दूसरे की तरफ, तो क्या निर्माण होता है? द्वीपीय चाप। द्वीपीय चाप क्या होते हैं? महासागरों के बीच में कुछ उठे हुए पर्वत दिखते हैं आपको समुद्री जल से ऊपर, वो भी वलित पर्वतों की तरह ही होते हैं, लेकिन उनका निर्माण सागर तल पे होता है, जिनका कुछ भाग समुद्र के ऊपर दिखने लगता है, द्वीपीय चाप। तो वो उनका निर्माण किस प्रकार हुआ? इसी प्रकार हुआ है कि 2 महासागरीय प्लेट जब एक दूसरे की तरफ आई तो जो उसमें वलन पड़ा तो इन द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ। फिर अभिसारी संचलन में तीसरा क्या मुख्य प्रकार है? महाद्वीप महाद्वीप प्लेट, मतलब 2 महाद्वीप प्लेट एक दूसरे की तरफ जब संचलन करती हैं। तो इसका तो सबसे जो मुख्य उदाहरण है वो तो आप सब जानते हैं, हिमालय पर्वत। जो उसके दक्षिण में है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और उत्तर में है यूरेशियाई प्लेट। तो जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उससे टकराती है तो उसमें वलन पड़ा जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये जो आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में अभिसारी संचलन है ये पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो आई होप अगर आपसे कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए या प्लेट विवर्तनिक थ्योरी से, या फिर ये पूछा जाए कि पर्वतों की उत्पत्ति में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा व्याख्या कीजिए, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अब तीसरा संचलन जो बचता है, अपसारी संचलन अभिसारी संचलन के बाद जो तीसरा संचलन बचता है, समानांतर या संरक्षक सीमांत। तो संचलन और सीमांत तो वो होती है ना जगह जहां से ये एक दूसरे के का बीच हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? 2 प्लेट समानांतर दिशा में गतिशील होती हैं, एक दूसरे के ना तो विपरीत होती हैं ना एक दूसरे की तरफ होती हैं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जिससे प्लेटों में आपस में रगड़ होती है, ठीक है। तो ये आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के 3 प्रकार के संचलन हो गए, या फिर आप कह सकते हो 3 प्रकार के सीमांत हो गए हैं कवर, सही है। अब इसमें कुछ सीमाएं भी हैं इस थ्योरी की, कुछ ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से आलोचनाओं से रहित है। अगर कोई भी थ्योरी आती है तो उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशन, आलोचनाएं होती हैं, उन्हें भी जान लेना जरूरी है, जब भी हम किसी थ्योरी को पूर्ण रूप से जान पाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक की लिमिटेशंस या आलोचना या सीमाओं के बारे में बात करूं, मैं आपको ये भी जरूर बता देना चाहता हूं, जो शायद मुझे वीडियो के शुरू में ही मतलब बता देना चाहिए था लेक्चर के, कि ये जो प्लेटें हैं इनके संचलन के लिए मुख्य शक्ति क्या मानी गई, कि इनका जो संचलन हो रहा है उसका मुख्य प्रेरक बल क्या है। तो वो अब जो इसमें थ्योरी के अनुसार और अब मान्य भी है वो संवहन धारा, ठीक है। संवहन धारा को इसका मुख्य प्रेरक माना गया जो प्लेटों को गतिशील करता है। अब ये संवहन धारा क्या होती है? ये जो होता है आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो बनते हैं ताप के कारण या दाब के कारण, उनके बीच जो ये बेल्ट बन जाती है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये जो बेल्ट बन जाती है तो ये एक संवहन धारा की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो ये प्लेटों के संचलन के लिए एक मुख्य बल है संवहन धारा। अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में। तो पहली तो यही है कि प्लेटों की संख्या को लेकर विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्लेट मुख्य प्लेट ज़्यादा है, या फिर ये जो छोटी प्लेट है इनकी संख्या ज़्यादा है। दूसरा इसमें है कि संवहन धाराओं की कुछ विशेष क्षेत्रों पर ही उत्पत्ति होती है, तो फिर ये बाकी की प्लेट किस प्रकार संचालित हो रही हैं। तीसरी इसमें जो लिमिटेशन है या आलोचना की गई, संवहन धाराओं की गति में वृद्धि एवं कमी तथा इनके द्वारा विशाल प्लेटों में लाई गई गति से अनेक विद्वान सहमत नहीं है। चौथा, प्लेटों के मध्य में होने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी को स्पष्ट करने में यह सिद्धांत असमर्थ है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में आए भूकंप व ज्वालामुखी, अगर हिमालय की तरफ भूकंप आते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्लेट आगे उत्तर की तरफ खिसक रही है, इसी कारण ये हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आते हैं तो उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाती, ठीक है। फिर आपका 5वां है, मध्य महासागरीय कटकों का विस्तार काफी अधिक होता है जबकि गर्त का विस्तार काफी कम है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस विरोधाभास को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है।
फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्राचीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। ये नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति को तो आपका स्पष्ट करती है कि इनका जो उत्थान हुआ है या इनका जो उद्गम हुआ है वो अभिसरण संचलन के कारण हुआ है। लेकिन जैसे अरावली पर्वत है, ड्रेकनबर्ग है, स्कैंडिवॉर्ड पर्वत है, इनकी ये व्याख्या नहीं कर पाई है। यानी कि जो प्राचीन मोड़दार पर्वत है इनकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई, ये व्याख्या ये नहीं कर पाई। फिर आप निष्कर्ष में कह सकते हो कि ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये एक सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इससे पहले जो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया वो आपका पूर्ण एक सिद्धांत नहीं बन पाया था। फिर सागर नितल प्रसरण सिद्धांत आया, उसने सिर्फ सागर के तल में जो विस्तार हो रहा था उसकी ही व्याख्या की। लेकिन ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इन सबको सम्मिलित करते हुए एक मुख्य सिद्धांत बना जिसने आपका महाद्वीपों के विस्थापन, पर्वतों के निर्माण, इन सब की व्याख्या एक स्पष्ट रूप से करी है। हालांकि इसमें काफ़ी कुछ सीमाएं भी हैं कुछ आलोचकों के अनुसार, लेकिन फिर भी ये अब तक का सबसे मान्य सिद्धांत है। तो ये लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त हो